अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 में जो हमने टॉपिक लास्ट डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कराया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कराने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह मौजूद थी। फिर उसके बाद हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, फिर मास ऑफ सन कैलकुलेट किया। जो मास ऑफ सन इस साल कोर्स का हिस्सा नहीं है कोविड की वजह से, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल होता तो मास ऑफ सन भी हम करते। मास ऑफ सन था। फिर उसके बाद हमने आई थिंक डेंसिटी ऑफ अर्थ भी निकाली है। डेंसिटी ऑफ अर्थ के बाद हम पहुँचे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा था वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट और वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6.5 में, वो है हमारा टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी। अच्छा, जी क्या है? जी एक्चुअली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बुनियादी तौर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और जी में हमारे पास बहुत आसान सी बात है, और वो ये कि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं, ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाए या सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे आए, दोनों सूरतों में जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। जैसे हमारा अर्थ है, अगर बॉडी अर्थ से ऊपर जाए या फिर अर्थ से नीचे आए, दोनों सूरतों में जी की वैल्यू में क्या आता है? चेंज आता है। सो लिहाजा हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ आज हमारा क्या है बेटा? सवाल है। अच्छा, एक सवाल किया गया है और वो ये कि सर ये वाला जो सवाल है या ये क्वेश्चंस हैं, हम नोट्स में से याद करें या फिर जो आप लिखवा रहे हैं इसमें से याद करें? तो जिससे आप याद करना चाहो याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इससे याद करो, चाहो तो आप उससे याद करो। दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें क्या हैं? सेम है। दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क है और वो ये कि अगर बिलफर्ज आपको जो साइड आसान लग रही है, अगर सपोज़ करें कि आपको आसान नोट्स वाले लग रहे हैं तो आप नोट्स से याद कर लें, और अगर बिलफर्ज आपको आसान जो है नोट्स वाले नहीं लग रहे बल्कि आसान टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ लग रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो जिससे आपको आसानी हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो खैर आइए नेक्स्ट लॉजिक पे चलते हैं, या फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ को कराने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को जी का फार्मूला पता है? स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है इस क्लास में कि सर जी का ये फार्मूला होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जी? जी का क्या फार्मूला होता है? कौन बताएगा? जी का फार्मूला बताइए भाई। अभी तक किसी बच्चे नहीं बताया। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कहते हैं। जी का फार्मूला बताओ। जी का फार्मूला mgh होता है। माल वली शाह साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कह रहे हैं जी का फार्मूला mgh होता है। बेटा mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। जी का क्या फार्मूला होता है? मैं पहले डायग्राम बना दे रहा हूँ इसकी। देखें, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे हमारा अर्थ है। ठीक है? ये डायग्राम को ज़रा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, और जहाँ पे शेड तमाम के तमाम बच्चे ज़रा आ जाएं डायग्राम के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ये हमारा अर्थ है। ठीक है? और अर्थ के देखें ये सरफेस है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू जी होगी, याद रखिएगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी, युमना ने सही जवाब दिया है। हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होगी? जी होगी। सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होगी? जी होगी। अब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ आ रही है बेटा? नीचे आ रही है। इमेजिन कर लो कि बॉडी इतनी डेप्थ में आ गई। इसको इस तरह समझ सकते हो कि सपोज कर लो कि एक कुआं है,
एक अर्थ है, अब अर्थ के अंदर आप कुआं खोद रहे हो और कुएं की खुदाई करके आप कहाँ जाते जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप कहाँ आते जाओगे, डेप्थ में आते चले जाओगे और डेप्थ में आओगे और डेप्थ में आओगे। तो ये हमारे पास डेप्थ है, इस डेप्थ के अंदर बॉडी मौजूद है। ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो फासला था, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो फासला है, ये फासला हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, RE लेते हैं। ये टोटल फासला हमेशा याद रखिएगा RE के बराबर होता है, यानी ये फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, RE के बराबर होता है। RE रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मसला क्या है, बॉडी क्योंकि इतनी डेप्थ में आ गई तो अब अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो कम हो जाएगा और हम कम होने के बाद अर्थ का सरकमफेरेंस ये लेंगे। ठीक है। तो लिहाजा टोटल जो फासला था, ये देखें ज़रा समझिएगा आराम से, इतनी बॉडी डेप्थ में आई है, ये D है, टोटल फासला RE था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो फासला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये फासला होगा, कोई बता सकता है आप में से? देखें ये वाला जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, ये फासला RE है। आप बता सकते हैं ये वाला फासला क्या होगा? ये तो RE होगा, लेकिन ये जो फासला होगा ये फासला क्या होगा, क्या लिया जाएगा? भाई देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इसको दोबारा से RED माइनस RE, ज़हीम अब्बास ने सही बताते बताते गलत बताया। तो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा रेडियस है, जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे आ गई बॉडी, यानी इतनी डेप्थ में आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी गहराई में आ गई। तो अब अर्थ का सरकमफेरेंस ये बन गया। तो अब ये जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये फासला क्या होगा? अगर ये टोटल फासला RE है और ये फासला D है, तो ये वाला फासला क्या होगा? कोई बता सकता है? रेडियस स्मॉल सर्किल का, जी स्मॉल सर्किल का रेडियस क्या होगा? कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा, मैं बता दे रहा हूँ, फासला होगा RE माइनस D। फासला क्या होगा? RE माइनस D। बात समझ में आ गई? अब इसको समझो इस तरह से, ये देखो पहले बॉडी यहाँ पर थी, ये है कुआं खुदने से पहले का सीन, ये है कुआं खुदने के से पहले का सीन। ये वो जगह है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अब कुएं की खुदाई हुई और खुदाई होते होते अब यहाँ तक मामला पहुँच गया। ये कुएं का सरफेस है, यानी ये कुआं खुदने से पहले का सीन, ये कुआं खुदने के बाद का सीन। तो अब कुआं खुदने के बाद जो सरफेस है वो ये बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या होगी? G डैश होगी। अगर यहाँ पे वैल्यू G है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? G डैश होगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो फासला है, इस फासले को आप क्या कहोगे मेरा बेटा? RE माइनस D। ये जो फासला है इस फासले को आप क्या कहोगे? RE माइनस D। उसकी वजह क्या है? ये देखो, दिस डिस्टेंस इज RE एंड दिस डिस्टेंस इज D। तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू RE माइनस D। RE माइनस D इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज RE माइनस D। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास फासला RE है, ये D है, तो ये फासला RE में से D माइनस करके निकल रहा है, इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? RE माइनस D। अब मैं जिस जगह को रेड मार्कर मेरा कहाँ चला गया, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो अब अर्थ की सिचुएशन है, यानी हमारी जो अर्थ की सिचुएशन है वो ये है। पहले हमारा जो अर्थ था वो बड़ा वाला रेडियस, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये हमारे अर्थ की पहले की कंडीशन है, और इसके मास को मैंने कह दिया ME, यानी ME रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल मास ऑफ अर्थ। ME रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल मास ऑफ अर्थ। और अब आपके पास ये जो है छोटा वाला रेडियस, इसके मास को मैं कहूँगा ME डैश।
क्योंकि मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अर्थ का, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, यानी सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कहेंगे क्या मतलब है? देखो, जब ये अर्थ है तो मास भी ये लिया जाएगा, ऐसे ही है, तो ये मास ज़्यादा होगा। जब आपके पास अर्थ ये है तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा ये मट्टी का निकल गया, ये मट्टी पत्थर का तोदा है, तो अर्थ की पूरी जब लेयर निकालोगे तो अर्थ की पूरी लेयर निकलने के बाद अर्थ का मास वो तो नहीं रहेगा ना कि जैसा मास पहले था। अर्थ का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इमेजिन कर लो ये मेरा मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अब इस मार्कर में से हल्का सा मैंने कट यहाँ कर दिया, हल्का सा कट मैंने यहाँ कर दिया, तो मार्कर छोटा हुआ तो इसका मास भी तो फर्क हुआ ना, इसके मास में भी चेंज आया। अब पहले जो अर्थ था वो ये था, पहले अर्थ ये था, बाद में जो अर्थ है वो ये है। तो पहले अर्थ का मास अगर me है तो बाद वाले अर्थ का मास हम me नहीं बोल सकते, बल्कि क्या बोलेंगे, me डैश। फर्क क्या है me में और me डैश में? me वो मास है कि जो me वो मास है कि जो एक्चुअल मास था, कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और me डैश वो मास है कि जब अर्थ की वो लेयर पूरी की पूरी जो कंसीडर हुई, यानी जितने डेप्थ में, इसको और अच्छे अंदाज में बच्चों की तरह समझा देता हूँ, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ये देखो, मिसाल ले लो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का मास हमने ले लिया me। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से रियल कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अर्थ का मास ले लिया me। अब अर्थ का मास me लेने के बाद मैं इतनी डेप्थ में आ गया, यानी मैंने कुएं की खुदाई की और इतने में डेप्थ में आ चुका हूँ, कुएं के अंदर खड़ा हूँ मैं। अब मैं यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं कुएं के अंदर खड़ा हूँ। तो अब जो अर्थ का मास है, वो उसका अगर सर्कमफेरेंस बनाया जाए तो वो ये लिया जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा अब क्या होगा, कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो अब मैं me नहीं बोलूँगा, बल्कि अभी बड़े वाले मास को तो me बोला था, लेकिन अब ये जो छोटा वाला मास है इसके मास को क्या बोला जाएगा, me डैश बोला जाएगा। यानी जब आप सरफेस पे थे तो उस वक्त का जो मास कंसिडर किया वो me है, और जब आप डेप्थ में चले गए तो इस वक्त के मास को क्या कहा जाएगा, me डैश कहा जाएगा। बोलो समझ में आ गया? स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन कर लो, कोई सब प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब अगर बिलफर्ज आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई है तो अब जल्दी से जी का फार्मूला बताओ। जी का फार्मूला जो बताया था सिर्फ यमुना ने मेरे ख्याल से सही बताया था और फिर दीगर स्टूडेंट्स ने सही बताना शुरू किया था। जी का फार्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है, और ये जी का फार्मूला आया कब था ये भी बता दूं। जब मैं लेक्चर नंबर 6.2 दे रहा था तो मैंने आप लोगों को मास ऑफ अर्थ निकलवाया था। मास ऑफ अर्थ में ये वाला फार्मूला आया था कि जी का फार्मूला होता है सिंस G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, GME अपॉन RE स्क्वायर। ये G का मैंने क्या बनाया था, फार्मूला बनाया था। उधर शेड आ रहा है तो मैं लाइट बंद करने के बजाय एक काम कर रहा हूँ, वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ तक शेड आ रहा है ना। जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, याद कर लो। जी का फार्मूला क्या होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर। जी का फार्मूला होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। जिस दिन मैंने आप लोगों को मास ऑफ अर्थ निकलवाया था तो मैंने ये वाला फार्मूला पढ़ाया था कि जी का फार्मूला होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। नहीं याद हो ना, मैं बताऊँ कैसे याद करो, लाइफ में ही बोलोगे जी का ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ। देखो, जब भी किसी लड़की को उसकी माँ बुलाती है, जब भी किसी लड़की को उसकी क्या बुलाती है, माँ बुलाती है, 90% लड़कियों की आदत होती है, पता है जवाब में क्या कहती हैं, जी अम्मी आ रही। क्या कहती है, जी अम्मी आ रही। अब यहाँ पे जो लड़की है वो लियाकताबादी है, यहाँ पे जो लड़की है वो क्या है, लियाकताबादी, फुल मावा वावा खाती है, सही है। अब लड़की मावा खाती है, लड़की क्या खाती है भाई, मावा खाती है। तो जैसी लड़की अगर मावा खाती है तो जब बुलाएगी उसकी माँ
तो मावा खाते हुए तो अम्मा के पास जाएगी नहीं, तो जैसी अम्मी बुलाएंगी तो बोलेगी जी अम्मी आ रही, थूकेगी। अक्सर ये ना, मैं एक प्रैंक देख रहा था, बड़ा ज़बरदस्त प्रैंक था। उसमें क्या करते हैं, कराची में जितने भी लोग हैं ना वो गुटखा खाते हैं ज़्यादातर लोग ना। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग गुटखा नहीं खाते, जो कराची में जाहिल लोग होते हैं वो गुटखा खाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, लेकिन कराची में ना किसी भी ऐसे बंदे से जो गुटखा खा रहा हो, और कराची फजूल में बदनाम है, पूरे पाकिस्तान में सभी करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम गुटखा खाते हैं। तो उसमें प्रैंक ही बनाया था कि बंदे को बुलाते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये ज़रा रास्ता बता देना, और वो रास्ता बनाने को अच्छा रुक गया, वो पूरा थूकता है, उसके बाद नहीं रहने दीजिए, आगे चला जाता है वो। तो वो एक प्रैंक था जस्ट। लेकिन अभी जो है आपको एक गुटके से याद करना है, लड़की गुटखा खाती है, तो लड़की जैसे उसने बोला कि भाई बताइए, अम्मी ने उसको बुलाया तो क्या जवाब देगी, जी अम्मी आ रही, टू, जी अम्मी आ रही, टू। अब ये क्लास के अंदर मत करना शुरू कर देना तुम लोग, जी अम्मी आ रही, टू। लाइफ में कभी भी भूलो फार्मूला क्या है, जी अम्मी आ रही, टू। याद रहेगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमेशा क्या होगा, जी अम्मी आ रही, टू। तो ये फार्मूला याद करने का बड़ा बेहतरीन अंदाज है। लाइफ में अगर भूल जाओ कि इसका फार्मूला क्या है, तो सोच लेना कि जब भी किसी लड़की को उसकी माँ बुलाती है तो वो क्या जवाब देती है। तो जब भी लड़की को माँ बुलाती है तो लड़की कहती है जी अम्मी आ रही। तो फार्मूला क्या है, जी अम्मी आ रही स्क्वायर। ये जी का क्या है बेटा, फार्मूला। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, इजाजत है आगे बढ़ जाऊं। तो जी का फार्मूला है जी एम ई आर ई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर जी। बॉयज एंड गर्ल्स, अगर बिलफर जी का फार्मूला ये है तो बताओ जी डैश का फार्मूला क्या होगा। अब पहले समझा दूं जी में और जी डैश में फर्क। जी का मतलब है नॉर्मल सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू जी है, और डेप्थ में आने के बाद जी की वैल्यू क्या है, जी डैश। तो जी का फार्मूला का जी डैश, जी का फार्मूला का जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, तो जी डैश का फार्मूला होगा जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, और वो ये कि हमारे पास जो जी है, जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर नॉर्मल के लिए, और जी डैश की वैल्यू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर होगी। अब आप कहेंगे सर यहां सवाल आए, दो तीन जवाब दे दूं। जी एम ई अपॉन आर ई का मतलब है फासले का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, तो जी डैश में एम ई नहीं लिया जाएगा। जब जी डैश लोगे तो मास को भी क्या लोगे, एम ई डैश लोगे। तो जी डैश के लिए मास एम ई डैश है। अब यहां पे आ जाओ जी डैश के लिए, ये देखो जी के लिए फासला आर ई था और मास एम ई था। जी डैश के लिए फासला क्या है, आर ई माइनस डी। जी डैश के लिए फासला क्या है, आर ई माइनस डी, और मास क्या है, एम ई डैश। तो जी डैश के लिए लगेगा जी एम ई डैश, और फासले का ये देखो आर ई का मतलब है फासला। अब यहां पे पूरा आर ई माइनस डी के बराबर है। इस बात को समझो, यहां पे पूरा आर ई माइनस डी के बराबर है। तो क्या लिया जाएगा, आर ई की जगह, पूरे आर ई की जगह, देखो आर ई की जगह उसका आर ई माइनस डी के बराबर है, तो आर ई की जगह क्या आ गया, आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का क्या लिया जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां पे आर ई स्क्वायर था, यहां पे आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर है। अब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम यहाँ पे g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। g की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और फिर g डैश की वैल्यू आ जाएगी, g डैश की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई डैश अपॉन में आ जाएगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा अब हमारे पास जो होने जा रहा है वो स्टेप आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद सारी डेरिवेशन आसान है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इक्वेशन 1 एंड 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 2 by 1 वी गेट। अच्छा 2 by 1 क्यों कर रहा हूं ये भी सुन लो।
2/1 इस वजह से कर रहा हूँ कि 2 नीचे रहेगी और ऊपर 2 ऊपर रहेगी और 1 नीचे आ जाएगी, तो जी डैश खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, पहले स्टेप देख लो उसके बाद सवाल करना। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मेरे हाथ की इशारे चेक कर लो, खुद ब खुद चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 जी डैश अपॉन जी डिवाइडेड बाई जी एम ई आर ई स्क्वायर और नीचे में क्या आ गया जी, यानी ऊपर मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, सॉरी यहाँ पे मैंने एम ई डैश नहीं लगाया बस, ठीक है, एम ई डैश लगा दिया। ऊपर मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है और डिवाइड बाई करके नीचे मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी है। किसी बच्चे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप देखिएगा बेटा, मुझे एक बात बताएं, इसी स्टेप को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप तमाम स्टूडेंट्स को। ये देखो जी डैश अपॉन जी तो ऐसी रहा, इसका मतलब क्या है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी जो लाइन करके लिखा हुआ था वो मैंने डिवाइड करके लिख दिया। मेरे ख्याल से पूरी क्लास को ये पॉइंट भी समझ में आ गया है। स्टूडेंट कोई एतराज़ तो नहीं है? स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाऊं। जी डैश ऊपर क्यों लिखा? हमें जो डेरिवेशन करनी है वो जी डैश की करनी है, हमें जो डेरिवेशन करनी है वो जी डैश का फॉर्मूला निकालना है ना, यानी जी तो हमें पता है, जी की वैल्यू तो 9.8 होती है, हमें पता है। असल में तो जी डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्योंकि जी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ वाई हमने क्या किया कि जो जी डैश है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करने वाली चीज़ हमेशा कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी। अगर जी डैश में नीचे रखूँगा फिर मुझे इन्वर्स करके ऊपर लाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने शुरू में ही जी डैश को कहाँ रखा? ऊपर रखा, ताकि जो है इस वजह से जी डैश को कहाँ रखा? ऊपर रखा। अब एक युमना ने सवाल किया, वो कह रहे हैं कि सर हेडिंग में जी को सही कर दें, तो बेटा ये जी ही रहेगा, वेरिएशन ऑफ जी में जो चेंज आ रहा है, अब वो जी में चेंज आने के बाद जी डैश बन रहा है, तो डेरिवेशन में जी डैश के लिए कर रहे हैं, बट हम वेरिएशन ऑफ जी ही पढ़ लें, वेरिएशन ऑफ जी डैश नहीं पढ़ ले। जी डैश तो वेरिएशन के बाद का सीन है, ठीक है। तो लिहाजा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। मैं एक दफ़ा पूरा का पूरा फ्लैशबैक दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले अर्थ को कंसीडर किया, अर्थ का रेडियस आर ई था, मास एम ई था, बॉडी डैप में आई, डैप आने के बाद उसका रेडियस आर ई माइनस जी हो गया, मास एम ई डैश हो गया। सबसे पहले हमने जी की वैल्यू निकाली, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। जी के बाद जी डैश जो हुआ वो जी की जगह जी डैश आया, तो एम की जगह एम ई डैश आ गया और आर ई की जगह आर ई माइनस जी का होल स्क्वायर आ गया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया, फिर डिवाइड को लाइन चेंज करके डिवाइड वाले सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे ख्याल से अगला स्टेप आप सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, अगले स्टेप में होने जा रहा है जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। मेरे ख्याल से आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू पलट जाती है। तो आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी एम ई कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो आर ई स्क्वायर ऊपर और जी एम ई कहाँ आ जाएगा? नीचे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? जी से जी को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। अच्छा, जी को जी से कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अरेंज।
क्या अरेंज करेंगे ज़रा देखिएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, वैसे तो ये बना एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। ये तो जो बचा वो मैंने लिखा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको अरेंज इस तरह करते हैं, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एम ई डैश अपॉन एम ई, यानी एम ई एक साथ मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, वहाँ पे शेड आ रहा था हल्का फुल्का तो मैंने उसको लाइट ऑफ कर दिए और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। मेरे ख़याल से आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक के मामलात समझ में आ गए हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस पूरे को क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए, और इस पूरे को राइट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बेटा बात सुनो, इसके बाद वाली बात को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर, आई थिंक मेरा लेक्चर नंबर 6.2 है, 6.3 है, जिसमें मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करवाई थी डेंसिटी ऑफ अर्थ। नहीं बेटा, ओपन नहीं करेंगे, आर ई माइनस डी को होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया जाएगा, ये डायरेक्ट अभी कैंसिल होगा। यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट है, मुश्किल डेरिवेशन है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाई, 2 बनाई, डिवाइड करा के इक्वेशन नंबर 3 तक पहुँच गए। इसके बाद एक नया पार्ट स्टार्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 रखने के बाद भूल जाओ, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। देखो हमारे पास एक चीज़ होती है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमने लेक्चर नंबर आई थिंक सो 6.2 या 6.3 में पढ़ा है। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है तो अगर मैं v को वहाँ भेज दूँ तो m ही अकेला रह जाएगा, तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बात समझ में आ गई बेटा? मेरे ख्याल से ये बात भी आप तमाम बच्चों को समझ में आ गई है। आइए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अगले स्टेप को जरा देखिएगा। जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6.2 या 6.3 है डेंसिटी ऑफ अर्थ वाला, जिन स्टूडेंट्स ने वाला टॉपिक किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं किया वो पहले वो जाके लेक्चर सुने वाला, उसके बाद यहाँ पे वापस आए। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? पूरी क्लास को पता होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब, क्योंकि अर्थ स्फीयर होता है, स्फीयर का रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे आर आर ई के बराबर होता है, इस वजह से लिया गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। हाँ भाई, क्लियर हो गया? तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब। मेरे ख्याल से ये स्टेप भी आप लोगों को समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स, ये हमने मास ऑफ अर्थ निकाला है। ये हमने क्या निकाला है? मास ऑफ अर्थ। सर रिपीट कर दें, दोबारा से सुनिएगा। देखो, इक्वेशन नंबर 3 बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 निकालने के बाद असल में हम कर क्या रहे हैं सुन लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 निकालने के बाद हम एम ई डैश और एम ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एम ई डैश और एम ई की क्या निकालते हैं? हम वैल्यू निकालते हैं।
अब एमई के लिए हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लगाया। डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को वहाँ भेजा तो बन गया मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब, जो लेक्चर नंबर 6.2 या 6.3 में क्लियर किया था मैंने। तो लिहाजा डेंसिटी ऑफ अर्थ ऐसी रहा, मल्टीप्लाई ऐसी रहा, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह आ गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। सो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये हमने मास ऑफ अर्थ निकाल लिया। स्टूडेंट्स अगेन कोई क्वेश्चन है? किसी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाओ तमाम के तमाम स्टूडेंट, मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ये डायग्राम में रफ कर दूँ? सर वॉल्यूम ऑफ अर्थ के फार्मूले में एमई भी तो था शायद। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ के फार्मूले में नहीं था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के फार्मूले में नहीं था, वो डेंसिटी निकाल रहे थे, इसमें से डेंसिटी के अंदर एमई था। वॉल्यूम ऑफ अर्थ में तो 4/3 पाई आर ई क्यूब रहेगा, वहाँ पे तो मास का कोई जिक्र ही नहीं है, वो तो डेंसिटी निकाल रहे थे तो एमई का जिक्र हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, एमई तक हम निकाल चुके हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे। 1 2 3। अच्छा अब आ जाओ अगले स्टेप में। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, मुश्किल डेरिवेशन है ये। हमारे पास हम एमई निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम एमई डैश निकाल रहे हैं। एमई हम निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एमई डैश। अगर एमई इसके बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं एमई डैश बराबर होगा बोलो। आप कहेंगे ये क्या किया सर आपने? अबे यार शुरू से क्या चल रहा है, जहां जहां एमई है वहां वहां आरई है, जहां जहां एमई है वहां वहां आरई है, और जहां जहां एमई डैश है, जहां जहां एमई डैश है वहां वहां आरई माइनस डी है। ऐसा ही है, जहां जहां एमई है वहां वहां आरई है, जहां जहां एमई है वहां वहां आरई है, और जहां जहां एमई डैश है वहां वहां आरई माइनस डी है। अब ये देखो यहां पे एमई था तो यहां पे आरई है, जैसे यहां पर ये देखो यहां पे एमई था तो यहां पे आरई था। अब यहां पे जब एमई डैश आएगा तो यहां पे भी आरई के बजाय क्या आ जाएगा, ये जैसे यहां पे आरई की जगह क्या आया था, आरई माइनस डी, और ऊपर स्क्वायर रहा, तो यहाँ पे भी आर ई की जगह क्या आ जाएगा, आर ई माइनस डी। अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रहा। बात समझ में आ गई? यानी ये याद कर लो कि जहाँ एम ई होता है वहाँ आर ई यूज़ होता है, और जहाँ एम ई डैश होता है वहाँ आर ई माइनस डी यूज़ होता है इस केस में। तो लिहाजा यही हुआ, आर ई की जगह आर ई माइनस डी जैसे यहाँ पे आया था वैसे यहाँ पे भी आर ई की जगह क्या आ गया, आर ई माइनस डी। रो ऑफ अर्थ एक्चुअली डेंसिटी है और अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो लिहाजा यहाँ पे डेंसिटी के साथ कोई डैश वैश नहीं आएगा। तो एम ई की जगह एम ई डैश हुआ, बाकी सारे फैक्टर की कांस्टेंट है 4, 3, पाई और रो, ये सब कांस्टेंट है, इस वजह से इनके साथ डैश नहीं लगा। एम ई के साथ यहाँ पे एम ई डैश जब लगा तो यहाँ पे भी आर ई के बजाय क्या आ गया, आर ई माइनस डी का होल क्यूब। एम ई के लिए फासला आर ई होता है, इस वजह से आर ई यूज़ किया जाता है। एम ई डैश के लिए फासला आर ई माइनस डी का होल क्यूब होता है, सॉरी आर ई के बजाय आर ई माइनस डी होता है, इस वजह से आर ई माइनस डी लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर ई का क्यूब था तो लिहाजा यहाँ पे भी आर ई माइनस डी का क्या लिया जाएगा, क्यूब लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमने एम ई निकाल लिया और उसके बाद क्या निकाल लिया, एम ई डैश। अब हम क्या करेंगे ज़रा सुनिएगा, अब हम करेंगे पुटिंग। अब सबसे मुश्किल स्टेप करने जा रहा हूँ, ज़रा रिलैक्स होकर सुनिएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एम ई एंड एम ई डैश इन इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 में एम ई और एम ई डैश की क्या पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। जरा देखिएगा क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 एम्प्लाइज दैट
इक्वेशन नंबर 3 बनने जा रही है। इक्वेशन नंबर 3 ज़रा दिखेगा, वहाँ देखें इक्वेशन नंबर 3 है कहाँ यार, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ गई, ये वो है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ज़रा देखिएगा क्या बनेगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एम ई डैश की वैल्यू ज़रा बताओ क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मैं आपको पहले दिखाऊंगा सस्ता वाला जादू, और सस्ता वाला जादू देखने के बाद आप कहेंगे वाह सर छू मंतर कर दिया आपने। आओ बेटा, हाँ माशान मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथ के इशारे को देखना, मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, सस्ता वाला जादू। आराम से ज़रा देखना क्या हो रहा है, मेरे हाथ के इशारे को देखो, दिस इज एम ई, दिस इज एम ई डैश, दोनों को पकड़ के मैंने उठाया, और ये देखो दिस इज एम ई डैश, दिस इज एम ई, फिर से देखो एम ई और एम ई डैश, ये लो यहाँ पे, ये देखो एम ई डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पर और एम ई की वैल्यू उठा के यहाँ पर। अब रिलैक्स होकर ज़रा देख लो, जब ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बनेगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, वो देखो एम ई डैश की जगह उसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई एम ई की जगह एम ई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई आर ई माइनस आर ई स्क्वायर और आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है। एम ई डैश की जगह एम ई डैश की वैल्यू है और एम ई की जगह एम ई की वैल्यू है। चेक करो, स्टेप समझ में आ गया? तमाम स्टूडेंट जल्दी से बताएं स्टेप क्लियर हो गया? स्टेप बड़ा मुश्किल था बट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया भाई, सस्ते वाले जादू के बाद अच्छे अच्छे बच्चों को क्लियर हो जाता है। अब हम बेटा पार्ट टाइम कसाई बन जाएंगे, फुल कुरैशी बरादरान की तरह कटम कटाई खेलेंगे। ये देखिए बेटा, रो ऊपर भी है रो नीचे भी है, रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई ऊपर भी है 4/3 पाई नीचे भी है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। आर ई माइनस डी का होल क्यूब है और यहाँ आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आर ई माइनस डी कितने हैं, 2। आर ई माइनस डी का होल क्यूब का मतलब आर ई माइनस डी कितने हैं, 3। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बच जाएगा। यहाँ पे आर ई माइनस क्यूब है यानी आर ई माइनस 3 है और यहाँ पे आर ई कितने हैं, 2। तो आर ई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना, 1। देखो क्या बनेगा, बनेगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा आर ई माइनस डी और नीचे बचा आपकी दुआओं से आर ई। बोलो समझ में आ गया? एक जगह बचा आर ई माइनस डी और ये देखो ऊपर क्या बचा, कहाँ गया वो, कैंसिलेशन के बाद ऊपर क्या बचा, आर ई माइनस डी और नीचे क्या बचा, आर ई। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेलकम बैक बेटा। आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँच चुके थे और यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को। आर ई माइनस डी ऊपर आ जाएगा, नीचे आर ई आ जाएगा। अब आपको ये तो पता ही होगा, मैथ्स का रूल कहता है कि आप वैल्यू को दोनों साइड पे रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ये जो आर ई है ये इसके साथ भी चला जाएगा, ये देखो आर ई को शिफ्ट कर रहा हूँ, आर ई को इसके साथ भी लिख रहा हूँ, माइनस डी अपॉन आर ई, यानी आर ई इसके साथ भी आ गया और आर ई इसके साथ भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, आर ई से आर ई को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये देखो ये आर ई इसके साथ भी आ गया, ये आर ई इसके साथ भी आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं लिखा हुआ a प्लस बी अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 2a के साथ भी और 2b के साथ भी है। तो वैसे ही मैंने किया, जी डैश अपॉन जी, आर ई को आर ई के साथ भी लिख दिया और आर ई को डी के साथ भी लिख दिया। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो बचेगा बेटा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू